हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में बात करनी है आज मुझे प्रेफरेंस शेयर्स की, लिमिटेशन की, और बेटा रिटेन अर्निंग मुझे सारा फिनिश करना है। बेटा, अभी हमने टॉपिक कुल मिलाकर 5 पढ़े हैं और लगभग मेरे को सभी बच्चों ने सुनाए हैं। डिवेंचर की मैरिट्स लिमिटेशन, इक्विटी की मैरिट्स लिमिटेशन, प्रेफरेंस की मैरिट्स, इतना हमने किया बेटा। हमारे लिए सिर्फ अब जो रहता है बेटा, मेन पोर्शन में जो मैं टेबल में बनाता था, मैं टेबल में 4 बातें लिखता था। सबसे पहले डिवेंचर, देन प्रेफरेंस, देन इक्विटी, देन रिटेन अर्निंग। तो सबसे पहले मैं उसी सीक्वेंस से पूरा कर रहा हूं। अभी मैं क्या कराने जा रहा हूं बेटा, अभी मैं आपको प्रेफरेंस की लिमिटेशन और रिटेन अर्निंग की मैरिट डिमेरिट दोनों आज इतना पैक कर लेंगे बेटा, और फिर आगे बढ़ेंगे। 17 सोर्सेस हैं, आज 4 मेन हो जाएंगे। 4 मेन होने का क्या मतलब है बेटा, कम से कम अगर ये चैप्टर 10 नंबर का है तो 6 नंबर का तैयार हो आज तक में। मैं इसी वजह से बेटा इतना जोर लगा रहा था, इसको सुनना चाहता था बार। ठीक है, और बता देता हूं, कई स्कूल जो बेटा इनडायरेक्ट देने में बिलीव ही नहीं करते, जो पेपर फंसाने में बिलीव नहीं करते, कुछ स्कूल के बच्चे ऐसे भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जिनके टीचर फंसाते नहीं पेपर, सीधा सीधा पेपर देते रहते हैं, उनका तो चैप्टर समझ लो खत्म हो जाए रिटेन अर्निंग के बाद, कुछ आता नहीं ज्यादा कुछ और। ठीक है जी, और जो महारथी स्कूल है वो आखिरी दिन तक परेशान करेंगे। चलो खैर, पढ़ते हैं बेटा, लिमिटेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन बेटा लिखी हुई है, प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हाई रिटर्न्स। तो वो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर उनके लिए अच्छे नहीं है जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस में तो एक फिक्स रेट ऑफ एक प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। वो मेरे एग्जांपल में 12% प्रेफरेंस डिविडेंड था, 12 ही मिलेगा। अगर आपको हायर रिटर्न का लालच है और आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपके लिए प्रेफरेंस शेयर नहीं बने। समझदार को इशारा काफी। फिर आपके लिए बना क्या है, इक्विटी शेयर। जो ज्यादा रिस्क चाहते हैं ज्यादा रिटर्न के लिए वो इक्विटी शेयर लें, वो प्रेफरेंस क्यों लें। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलो जी, सेकंड वन बेटा कहता है, आराम से पढ़ना, अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। या काम करो बेटा, सेकंड पॉइंट सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। थर्ड वन, the rate of dividend on preference share is generally higher than the rate of interest on debenture। ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी बेटा। कहते हैं rate of preference dividend is generally higher than the rate of interest on debenture। कहता है जितना इंटरेस्ट होता है डिबेंचर पे उससे ज्यादा ही रेट होता है हमेशा प्रेफरेंस का। ऐसा क्यों, बताया था ना उसे बेटा, जिंदगी का प्रिंसिपल है, मोर द रिस्क मोर द गेन। मैं कहता हूं बेटा, एक तरफ ये मेरे डिबेंचर होल्डर बैठे हुए हैं और एक तरफ ये मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर बैठे हुए हैं। आप खुद सोचो अपने एंगल से, ज्यादा रिस्क किसने लिया? इन्होंने तो कोई भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं तो इनका एक दिन भी पैसा नहीं रोक सकता। मैं कंपनी, मुझे तो बेटा एक मिनट भी पैसा नहीं रोकने, इनका ब्याज भी दूंगा, प्रिंसिपल भी दूंगा टाइम पर। पैसा रोक कैसे लूंगा बेटा, कंपनी बंद करा देते हैं। तो बाबू इन्होंने क्या रिस्क लिया? इन्होंने तो जीरो रिस्क लिया। अगर कोई रिस्क नहीं लिया बेटा, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। और ये प्रेफरेंस इन्होंने रिस्क लिया, इनसे तो ज्यादा ही लिया। मेरी कंपनी को लॉस है तब भी इनके पैसे दूंगा, मेरी कंपनी को लॉस है इनको नहीं दूंगा। अगले साल क्या होगा, डबल ही तो ले लेंगे। एक साल रोक तो सकता हूं इनके पैसे, तो रिस्क तो ले ही रहे हैं थोड़ा बहुत सही। तो बेटा मोर द रिस्क मोर द गेन। समझ में आएगा? अब लेकिन थोड़ी सी बात सोचने वाली है, एनसीईआरटी को भी समझाना चाहिए मुझे लगता है कभी कभी। भाई ये लिमिटेशन है प्रेफरेंस की कि प्रेफरेंस को ज्यादा रेट पे प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। अनबिलीवेबल है यार, ऑथर भी है। और एक बात बताऊं, मैंने 2009 में पढ़ी थी ये बुक, 8 और 9, 2008-9 मेरा 11th का सेशन था, तब पढ़ी थी। तब से ऐसी गलतियां कब से हैं ये नहीं पता, कोई ठीक ही नहीं करता। चलो खैर, बात समझ में आनी चाहिए। तुम्हें बात समझ में आ गई ना? हम तो पूरी कोशिश करेंगे बेटा ऐसी सारी बातें आपको क्लियर रखें। बाबू अभी हमने प्रेफरेंस की 2 लिमिटेशन डन कर ली हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड। एक चीज और बेटा, प्रॉब्लम आज अभी पूछना, जिस दिन सुनना हो उस दिन मना।
आप जितने बैठे हो आज और अभी पूछ लो ना प्रॉब्लम, उस दिन मत आना, आज ढंग से लाइन पढ़ लो। क्योंकि कल मैं देख रहा था इको के बैच में लास्ट लेक्चर में कितने लोगों की बैंड बची हुई थी, जब AR और MR की रिलेशन पता करनी थी या TR और MR की। बाबू फर्स्ट और थर्ड पॉइंट डन है, फोर्थ पढ़ते हैं। कहता है एज द डिविडेंड ऑन दीज शेयर इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, देयर इज नो assured रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, thus these शेयर may not be very attractive to the investor। हाँ ये पक्का लिमिटेशन है। कहता है इन शेयर पे डिविडेंड कम मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। भैया मैंने लॉस कमाया, डिवेंचर को इंटरेस्ट देना तो कंपलसरी है, इनको देना कोई कंपलसरी है क्या? नहीं। क्या होता है बेटा, मार्केट में जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। तो वो अगर इनको नहीं दूंगा पहले साल तो अगले साल डिविडेंड क्यूमुलेट ही तो कर लेंगे। हाई कोर्ट जाकर कंपनी तो बंद नहीं कर सकते, वो काम तो सिर्फ डिवेंचर कर सकते हैं ना। तो कहता है क्योंकि इनको तभी डिविडेंड मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार शॉर्ट है इनको तो डिविडेंड मिलना ही मिलना है या इनकी रिटर्न तो पक्का मिलेगी, ऐसा तो कुछ श्योरिटी नहीं है। तो बेटा अगर ये श्योरिटी नहीं है तो इसीलिए कहता है ये बड़े ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है ना जी? मतलब मेरा तो मानना फिर भी यही है, या तो बेटा आप रिस्क लवर होगे। मैं अपनी कंडीशन बताता हूं, मुझे लगता है बेटा मार्केट में ना तीन तरीके के लोग नहीं, दो तरीके के लोग होते हैं शेयर मार्केट में। जब आप थोड़े बड़े होगे तो आपको थोड़ा और ज्ञान दूंगा इस बारे में। मुझे लगता है बेटा मार्केट में सिर्फ दो ही तरीके के लोग होते हैं, वन इज रिस्क लवर एंड वन इज रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। मतलब एक वो जो रिस्क से बहुत प्यार करते हैं, एक वो जो रिस्क से बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर आपकी कैटेगरी ये आप रिस्क से बिल्कुल प्यार नहीं करते तो आप डिवेंचर लेके बैठ जाओ, और अगर आप रिस्क लवर हो तो इक्विटी लेके बैठ जाओ। मुझे नहीं समझ में आता प्रेफरेंस कौन लोग लेते हैं, मुझे कभी भी नहीं समझ में आता। आप ये मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूं इसलिए मैं प्रेफरेंस लेता हूं। यार रिस्क लवर हो तो यार सीधा इक्विटी लेकर बैठ जाओ ना, जब मिलेगा तगड़ा ही मिलेगा। ये थोड़ा सा रिस्क वाली बात नहीं समझ में आती। क्लियर है क्या बेटा बात? बाबू फोर्थ वन, मतलब वैसे फिफ्थ है मैं लेकिन फोर्थ नंबर पे करा रहा हूं, अभी मैंने एक छोड़ रखा है, समझदार पढ़ते ही समझ जाएंगे। द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंस, thus there is no tax saving as in the case of interest on loan। बेटा डिवेंचर की फोर्थ मेरिट और फिफ्थ मेरिट बहुत जगह आएगी, और मैंने ना बहुत बार कहा था उन बच्चों को कि वीडियोस पूरी कर लेना, जिनके आज तक पेंडिंग है वो आज तक परेशान है। फिर आ गया वही पॉइंट, बेटा डिवेंचर का इंटरेस्ट टैक्स सेव कराता है, याद है बात? इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस बट डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। याद है मैंने वहां डिवेंचर और प्रेफरेंस दोनों का ही एग्जांपल लेकर समझाया था, ये वही बात लिखी हुई है। क्योंकि ये टैक्स सेव नहीं कराता इसलिए बेटा लिमिटेशन में लिखा गया, वो टैक्स सेव कराता था इसलिए वो मेरिट में लिखा गया था डिवेंचर की। अब बेटा पॉइंट नंबर 2 है, अगेन सांस भर लो, आराम से पढ़ना, क्योंकि तुम्हारे को तो कोई भरोसा नहीं, तुम्हें तो एक वर्ड दिखना चाहिए, दिख गया होगा आधे पागल हो जाएंगे, आधे पागल हो जाएंगे, पढ़ेंगे भी नहीं। बेटा लिखा गया प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। सर मैं आपकी थोड़ी सी अगर अंग्रेजी सुधारना चाहूं तो मैं बता देता हूं, यहां ये नहीं लिखा हुआ प्रेफरेंस शेयर डाइल्यूट्स द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी नहीं लिखा कहीं पर भी, यानी कि कंट्रोल डाइल्यूट कर देता है इक्विटी शेयर होल्डर का, इसका मतलब ये नहीं है। जिन्होंने ये वर्ड देखकर ही बस अजम्पशन लगानी शुरू कर दी वो बेवकूफ हैं, क्योंकि ये वाली बात तो पहले ही आ चुकी है। ये देखो ये वाली बात तो थर्ड मेरिट में पहले ही आ चुकी है कि प्रेफरेंस शेयर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करते। सिर्फ एक वर्ड देखकर बस सारी अजम्पशन ना लेना शुरू कर दिया करो। अब मैं मतलब बताता हूं, ओ मतलब क्या इस बात का, एग्जांपल से क्लियर करता हूं, सब सामने देखेंगे। बेटा कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है, बताना जरा वो सीक्वेंस, बहुत बार हुआ है। सबसे पहले डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। यही फिक्स सीक्वेंस है बेटा। प्रिंसिपल बांटने का भी तो यही सीक्वेंस है,
मैंने कहा था रिटर्न बांटने का ये सीक्वेंस है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस करनी पड़ जाए तो भी तो यही सीक्वेंस है। ठीक है जी। मैं कहता हूं बेटा आज कोर्ट ने बुला लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ये बोल दिया कि कोर्ट बोल रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि आपने कंपनी को धोखा, मतलब अपने इन्वेस्टर्स को धोखा दे रही हो। हमने देख लिया आपका पूरा मॉडस ऑपरेंडी कि आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो, कैसे धोखा दे रहे हो, सारा तामझाम बेचो, उतारो लोगों के पैसे। बेटा इन्होंने ना एसेट्स बेची, कंपनी ने अपनी एसेट्स बेची और बेटा एसेट बिकी 28 लाख रुपए की। प्लीज सामने देखते रहना। एसेट्स बिकी 28 लाख रुपए की। सीक्वेंस क्या है पैसे बांटने का? ये सीक्वेंस है बेटा। ठीक है बाबू, सबसे पहले डिवेंचर होल्डर के 10 लाख रुपए देने हैं। मेरे एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल यही लिया आज तक कि डिवेंचर होल्डर से 10 लाख रुपए ले रखे हैं, दे दिए डिवेंचर के 10 लाख वापस कर दिए। कितने वैसे बचे? 18 लाख। देन गवर्नमेंट ड्यूज देने, गवर्नमेंट का बिजली का बिल बकाया हो सकता है, आपका कोई जीएसटी की अमाउंट बकाया हो सकती है, कोई हाउस टैक्स बकाया हो सकता है, दे दो। मान लो बेटा 2 लाख रुपए थे, आपने दे दिए 2 लाख। पैसे कितने बच गए बेटा? 16 लाख रुपए बच गए। अब किसके पैसे देने हैं? प्रेफरेंस के देने। मेरे एग्जांपल में कितने हैं? 10 लाख। शुरू से ही एक ही एग्जांपल चल रहा है। कितने पैसे देने मैंने प्रेफरेंस के? 10 लाख रुपए देने हैं, वापसी कर दिए। पैसे कितने बचे? 6 लाख। बेटा मैंने इक्विटी से भी 10 लाख लिए हुए थे, मैंने इससे भी 10 लाख लिए हुए थे, इससे भी 10 लाख लिए हुए थे, इससे भी 10 लाख लिए हुए थे, पर इक्विटी की तो बेटा किस्मत ही ऐसी है, जो आखिरी में बचेगा वो मिलेगा। ऑनर होने का ये तो नुकसान है ही। बेटा कितना बचा? 6 लाख। इन्हें 6 लाख ही मिलेगा 10 के बदले में, जो लॉस होना था वो। पॉइंट पता क्या कह रहा है? कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस वाले क्या करते हैं बेटा? एसेट के ऊपर से इक्विटी का क्लेम कम कर देते हैं। बाबू मेरे पास एसेट कितनी बची थी? 16 लाख। और आपको पता है प्रेफरेंस को इस बात की प्रेफरेंस होती है कि जब भी प्रिंसिपल रीपेमेंट होगी हमेशा इक्विटी से पहले इनको मिलेगा, और इनको मिल गया। कहता है प्रेफरेंस वालों की वजह से इक्विटी के लिए हमेशा एसेट्स का क्लेम कम हो जाता है। कायदे से तो 16 लाख की एसेट थी, जैसे प्रेफरेंस वालों ने अपना 10 लाख दिया, इक्विटी के लिए कम बचा कि नहीं बचा? तो प्रेफरेंस वाले एसेट के ऊपर पहला क्लेम रखते हैं, जबकि इक्विटी को ये क्लेम बाद में मिलता है। तो कहता है इक्विटी को बहुत नुकसान होता है। होता तो है, ये भैया प्रेफरेंस की लिमिटेशन में क्यों पढ़ा रहे हो? मुझे भी समझ में आ रहा है इक्विटी को नुकसान हो रहा है। बात समझ में आई ना बेटा? उसने क्लेम डाइल्यूट होने की बात नहीं करी, उसने क्लेम एसेट के ऊपर से कम होने की बात करी है। ठीक है जी, एक बार दोबारा गो थ्रू कर लो इस पॉइंट को। कहता है प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी, नॉट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस वाले प्रेफरेंशियल क्लेम रखते हैं क्या नहीं रखते? इक्विटी से पहले प्रिंसिपल रीपेमेंट इन्हीं की मिलेगी। अगर उनकी मिलेगी तो बेटा एसेट्स के ऊपर से क्लेम तो कम होएगा ही ना, एसेट तो कम बचेंगी ना इक्विटी के लिए। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फर्क है कि नहीं है देख लो। जहां बेटा मैनेजमेंट की बात है और यहां बेटा आराम से पढ़ लो एसेट की बात है। ऑल क्लियर? समझ आ गई सारी बात? ठीक है जी सर, ये तो पता लग ही गया होगा, मैंने बहुत बार प्रूव कर दिया कि एनसीईआरटी सिस्टमैटिक नहीं है। मतलब जहां मेरिट होनी चाहिए वो डी मेरिट में लिखा हुआ है, जहां डी मेरिट होनी चाहिए वो मेरिट में चिपका रखे हैं कितने पॉइंट। मैंने आपको कहा भी था वेरी फर्स्ट डे, एक बार अपने टीचर्स से जरूर कंफर्म कर लेना कि उनको बता के। वो तो खैर कभी मानेंगे ही नहीं, वो तो मानेंगे कि बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप तरीके से समझाओ तो शायद वो मान जाए। तो उन्हें बता देना कि अगर हम ऐसा पेपर में लिखे जैसा बुक में लिखा आप नंबर दोगे, और अगर नहीं दोगे तो फिर मैं सोचू कि मेरे को क्या मेरिट में लिखवाना और क्या डी मेरिट। ठीक है जी। ऑल्दो बेटा मैंने डीमेरिट में 5 के 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, पर मैंने आपको याद करने के लिए हमेशा 3 कही है डीमेरिट, मेरिट 4। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, रिटेन अर्निंग पर आ जाए। चलो जी बाबू, रिटेन अर्निंग पर आने से पहले भी कुछ बात कर देता हूं। बाबू
कंपनी में पेमेंट बांटने का फिक्स सीक्वेंस है, डिवेंचर है, बैंक लोन का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। मेरी कंपनी ने कमाए 5 लाख रुपए, सबसे पहले देना है इंटरेस्ट। ठीक है जी बेटा, इंटरेस्ट दे दिया मेरे एग्जाम्पल में, वो 10 लाख का 9%। पैसे बचे 4,10,000 रुपए, गवर्नमेंट के देने हैं टैक्सेस, गवर्नमेंट के दे दिए टैक्सेस, पैसे बचे 3 लाख रुपए। प्रेफरेंस का देना है प्रेफरेंस डिविडेंड, 12% देना है, 10 लाख का मेरे एग्जाम्पल में दे दिया जी, पैसे बचे 1,80,000 रुपए। बच तो सारे इसके लिए गए, बस तो सारे इक्विटी शेयर्स के लिए गए, इक्विटी डिविडेंड के लिए गए बेटा। लेकिन मैंने बताया था कंपनी इन 3 लोगों की पेमेंट के बाद जो बचता है सारा कभी नहीं बांटती। A certain portion of fund may be retained in the business for some future purposes। बेटा इसमें से एक सर्टेन पोर्शन रिटेन किया जाता है बिजनेस में फ्यूचर के लिए, इसे ही बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ये क्यों रिटेन किया जाता है फ्यूचर के लिए? बाबू अगर अगले साल लॉसेस हो गए तो क्या? देखो आज प्रॉफिट था, आज बचाया नहीं, कल लॉस हो जाएंगे तो डिवेंचर का इंटरेस्ट कहां से दोगे? फिर लोन मांगोगे दुनिया से। तो आज प्रॉफिट है, आज बचा लो ना कुछ अपने पास। तो कंपनी को यही हिदायत दी जाती है कि बचाओ आज अपने पास। तो कंपनी क्या करती है, 3% की पेमेंट के बाद जो बचता है सारा इक्विटी को नहीं बांटती एज इक्विटी डिविडेंड। अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फंड मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर सम फ्यूचर पर्पसेस। और मान लो मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा जी 50,000 रिटेन कर लो, 31 बांट दो, तो बेटा ये मेरे लिए रिटेन्ड अर्निंग बन जाएगी। याद आई बात? ऐसे ही समझा था उसे। और बेटा कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैंने पिछली बार भी इसका आंसर किया था कि ये रिटेन अर्निंग कहां पर रिटेन होती है। और मैंने बताया था बेटा कहीं और नहीं, बेटा आपके बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में। कैसे बाबू? मेरी कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, बैंक अकाउंट में आ गया 5 लाख। आते हैं बेटा 90,000 डिबेंचर को इंटरेस्ट दे दिया, चेक दे दिया, बैंक में बैलेंस 4,10, 1,10 का टैक्स दे दिया बैंक बैलेंस से, बैलेंस 3 लाख, 1,20 प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, बैंक का बैलेंस 1,80,000। बेटा 50,000 रखने की सोची ना, तो 1,30 का डिविडेंड दे दिया बेटा इक्विटी वाले को, बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए बच गए। यही रिटेन अर्निंग है। क्लियर बात? सुनना अभी काम की बात। बेटा रिटेन अर्निंग की क्या कॉस्ट होती है, क्या रिस्क होता है और क्या फ्लोटेशन कॉस्ट होती है? बेटा क्या कॉस्ट होती है रिटेन अर्निंग की? जैसे डिवेंचर को ब्याज देना होता है, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी को इक्विटी डिविडेंड, रिटेन अर्निंग को बेटा कंपनी का पैसा, उसने प्रॉफिट कमाया, अपने आप को क्या दोगे भाई? ब्याज दोगे, अपने आप को ब्याज देते हैं। सर क्या रिस्क है? बेटा रिस्क तब अराइज होता है जब पैसे वापस करने हो। अपने आप के पैसे कौन वापस करता है? मतलब मान लो अगर आज आपने 50,000 का इस्तेमाल कर भी दिए तो अपने आप को ये कहोगे मैं अपने आप को पैसे वापस करूंगा? सर फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी? फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट ऑफ रेसिंग फंड, मतलब पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। बेटा कौन सा पैसा खर्च हो रहा है रिटेन अर्निंग से पैसा लेने के लिए? दुनिया का इकलौता सबसे अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसकी कोई कॉस्ट नहीं, जिसका कोई रिस्क नहीं, जिसकी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं। नो रिस्क, नो कॉस्ट, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर बात? क्योंकि इसके पैसे जिंदगी भर वापस नहीं होते। ये बात मैंने इक्विटी में भी बोली थी। इक्विटी में एक पॉइंट आया था, आप सबने सुना था, इक्विटी कैपिटल सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल, क्योंकि इसकी पेमेंट होती है ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बेटा प्रेफरेंस आल्सो सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल, क्योंकि इसकी पेमेंट तो जिंदगी भर भी नहीं होती, ये परमानेंट कैपिटल है। ये पॉइंट मैंने इक्विटी पढ़ाते पढ़ाते पढ़ा दिया था अगर याद हो तो। दूसरी बात बेटा प्रेफरेंस के ना कुछ अदर नेम भी हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ, सॉरी, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग मतलब बिजनेस के अंदर से ही तो फाइनेंस हो रहा है ये पैसा, इसलिए अगर बोला जा रहा है इंटरनल सोर्स तो गलत तो बोल रहे हैं। अच्छा डिबेंचर को बोल सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स, भाई बाहर से ही तो आ रहा है पैसा बिजनेस के। प्रेफरेंस को बोल सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। रिटेन अर्निंग के बारे में सोचो, ये तो बिजनेस का प्रॉफिट है।
अगर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, कितना प्यारा नाम रख दिया इंटरनल सोर्स। ठीक है जी। एक और नाम भी रखा है इसका, सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग या सेल्फ फाइनेंसिंग। बेटा सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब अपने आप को खुद पैसा देना, कंपनी अपने आप को खुद ही तो पैसा दे रही है कमा के। तो अगर सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं। ठीक है जी। और बेटा एक और भी नाम रखा गया, मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, एक और नाम भी रखा गया प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में डालना, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट कमाया दोबारा बिजनेस में डाल। ठीक है जी। रिटेन अर्निंग के 3 नाम भी बता दिए मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ाएं बात को आगे। चलो जी बेटा, रिटेन अर्निंग के बारे में मैं ऐसे बता देता हूँ, मैं सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ आपको, जितनी मैंने ये देर लगाई मैंने इसमें यही काम किया कि इंट्रोडक्शन सारा पूरा कर दिया, सिर्फ कंफर्म कराने वाली बात है अभी कर देते हैं। लो जी पढ़ना फटाफट से बेटा, यहां से लेकर बस यहां तक पढ़ देना, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट तक, बस यहां तक जल्दी से फटाफट से यहां से शुरू करो। ठीक है, सही लिखा हुआ। कहता है कंपनी जनरली अपनी सारी अर्निंग नहीं बांटती, कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन रिटेन किया जाता है, वही रिटेन अर्निंग है और उसके दूसरे दूसरे नाम बताती, यही मैंने बताया। आगे बढ़े शुभम। बेटा मैरिट्स पढ़ते हैं, मैरिट्स में ना एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट पढ़ना 1 मिनट लगाकर, परमानेंट कैपिटल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाएं, फोर्थ पढ़ना, इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू एब्सॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। बेटा रिटेन अर्निंग का एक फायदा ये है कि अगर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हुए तो उनको एब्सॉर्ब कर देगा क्या नहीं। मैं कहता हूं मेरे बैंक अकाउंट में रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है 5 लाख, और बेटा भगवान न करे कभी किसी बिजनेस के साथ ऐसा हो अगले अगले साल उनको बेटा 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एब्सॉर्ब कर देगा क्या नहीं, क्या होगा, नेट रिटेन अर्निंग कितनी रहेगी, 3 लाख रहेगी। बेटा उससे अगले साल भी लॉस हो गया 8 लाख रुपए का, कहीं ना कहीं बेटा 3 लाख से 8 लाख में एब्सॉर्ब करने की कोशिश करूंगा, कुछ एक्सटेंट तक तो एब्सॉर्ब हो ही नहीं ना। तो बेटा रिटेन अर्निंग क्या करती है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्सॉर्ब कर देती है, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों बातें समझ में। परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्सॉर्ब कर देती है, क्लियर। आगे बढ़ाएं बेटा, रिटेन अर्निंग के बचे हुए 2 फायदे जिसका मुझे डिस्कशन करना है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 और फिर पॉइंट नंबर 3। बेटा पढ़ना जरा पॉइंट नंबर 2। रिटेन अर्निंग की कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई ब्याज नहीं देनी, कोई डिविडेंड नहीं देना, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, दूर से दूर तक नहीं। बहुत बढ़िया, 3 बातें डन। चौथी बात डन करेंगे, पांचवा एक लौता भी ऐसा पॉइंट है जो मैं अभी आपको नहीं करा सकता क्योंकि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है। ठीक है जी, लेकिन अगर हल्की बहुत बात बोलनी हो चलो मैं बोल दूंगा, पर बाबू हायर लेवल बातें। ठीक है, चलो पढ़ते हैं बेटा थर्ड पॉइंट, 2-4 मिनट इसमें खर्च होंगे, मैं एडवांस बता रहा। कहता है एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली, क्योंकि बिजनेस के अंदर से ही ये पैसा जनरेट होता है, देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहता है कहीं ना कहीं ऑपरेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज्यादा होती है। लो मैं समझाता हूं इसका क्या। अब वो सब सामने देखना, आराम से बात को समझना। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है
दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ ऑपरेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ। आइडिया देता हूं आपको। मान लो आप बैंक से लोन लेने गए, आप क्या कहते हो बैंक में, बैंक मुझे बस 30 लाख रुपए दे दे, बैंक ने का पर्पस क्या, कहता है वो नहीं बता सकता, बैंक लोन दे देगा। मैं आपको बताता हूं आपको कितनी ऑपरेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 0। आइडिया देता हूं। मैंने बैंक को कहा, बैंक मैंने घर खरीद रहा हूं, मुझे इसके लिए लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए 30 लाख रुपए का। बैंक ने कहा अच्छा घर खरीद रहा है, बैंक ने कहा फटाफट से काम करो, 30 लाख का लोन तो कर देंगे, ये कोई डॉक्यूमेंट है सबमिट करो। मैंने कहा अच्छा। बैंक ने सबसे पहला डॉक्यूमेंट पता क्या लिखा होगा, रजिस्ट्री की कॉपी ले आना चाहिए, पुरानी रजिस्ट्री की। मान लो वो घर वास्तु के नाम, ठीक है जी। बेटा अगर मैंने डील की होगी, 10-20 हजार रुपए तो दिए मैं होंगे, बल्कि बहुत ज्यादा दिए होंगे, मैंने बैंक को बताया होगा 10-20 हजार रुपए, ठीक है जी। और मैंने इससे फोटो स्टैट ली, उस रजिस्ट्री की कॉपी की, और बैंक में जमा कर दी, जी ये घर है, ये खरीद रहा हूँ, इस पर लोन चाहिए। उसने कहा जी ठीक है डन। अब आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर सारे पेपर मेरे पूरे हुए, सब प्रोसेस हो गया, तो जिस दिन लोन होगा उस दिन आप जाना बैंक में, सबसे ज्यादा हैरान होना देख के, जो लोन अकाउंट खुला हुआ होगा वो तो आपके नाम पे खुला होगा, उसका चेक जो रेडी हुआ हुआ होगा, मान लो 30 लाख का लोन का था, वो मेरे नाम पे कभी नहीं होगा, वासु के नाम पर होगा। यानी कि होगा प्रैक्टिकली पता क्या, रजिस्ट्री वाले दिन बैंक वासु को चेक देगा और उसे कहेगा कि मनीष के नाम रजिस्ट्री कर दे, और वहीं पर रजिस्ट्री ऑफिस से ओरिजिनल पेपर बैंक अपने यहां पर ले जाएगा, गिरवी हो जाएंगे पेपर। दैट्स इट। क्या मुझे 1 रुपया भी आया, लोन मैंने कराया, मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं आया। यानी कि क्या मैं इस बात का बैंक को धोखा दे सकता हूं कभी भी, कि जी पैसे तो कर ले लिए हाउसिंग लोन के नाम पर और डाल दिए पैसे बिजनेस में, हो ही नहीं सकता। दिखाई दे रहा है आपको कि मेरे नाम पर चेक ही नहीं आता कभी बनकर, लोन का आएगा ही वासु के नाम पर। और एग्जांपल देता हूं, अभी इतने में बस नहीं हो सकता, बाबू दूसरा एग्जांपल देता हूं इस फील्ड में आपको, कि कैसे आपको ऑपरेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती कि आप पैसा कहीं पर भी यूज कर पाओ। बेटा आपने बैंकों का, बैंक मेरे को ना एक व्हीकल खरीदना, मुझे व्हीकल लोन दे दो, मतलब ऑटो लोन भी बोलते हैं कुछ बैंक उसको, कुछ बैंक व्हीकल लोन बोलते हैं। आपने कहा अच्छा जी बताओ जी कौन सा व्हीकल खरीदना है, आपने कहा जी Hyundai कंपनी की एक कार है, क्रेटा खरीदनी है। उसने कहा जाओ फटाफट से, जहां से भी खरीदनी है, जिस भी शोरूम से, सहारनपुर से, देहरादून से, चंडीगढ़ से, जहां से खरीदनी है वहां से कोटेशन बनवा लो। मैंने कहा मैं सहारनपुर रहता हूँ, आराधना Hyundai, सहारनपुर से खरीद लेते हैं, मैं आराधना Hyundai, मतलब जो यहाँ Hyundai का शोरूम है उसका नाम आराधना Hyundai है, यहाँ गया कोटेशन ले आया। उन्होंने कोटेशन दे दी, कुछ भी समझ लो, टॉप मॉडल की 19,32,000 कुछ रुपए दे दी। मैंने बेटा बैंक में सबमिट कर दी, मैंने कहा जी ये गाड़ी है, लोन कराना है। बैंक ने कहा अपने कितने डालोगे जी, मैंने कहा जी मैं अपने 6 लाख रुपए डाल रहा हूँ, बाकी सब आपसे चाहिए। बैंक ने कहा डन है। मैंने बेटा 6 लाख रुपए दिए, मैं आपको बता देता हूँ 13,32,000 कुछ का चेक सीधा आराधना Hyundai के नाम पर आएगा, मेरे को पैसा ही नहीं मिलेगा, भूल जाओ। आप ये कभी भी नहीं कर पाओगे कि अपने अकाउंट में पैसा डाल दो और जहां मर्जी यूज कर लो, जिस पर्पस के लिए लोन मांगे वही पैसा यूज होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। और सेम बात डिबेंचर के लिए भी होती है, क्योंकि जिसकी जब जरूरत है उसको तभी बताऊं तो ज्यादा अच्छा है। बेटा आपने डिवेंचर होल्डर को कहा डिवेंचर होल्डर पैसा दे दो, उसने कहा जी कहाँ यूज करोगे, आप ये नहीं कह सकते कहीं भी यूज करो, तुम्हारा क्या मतलब। वो कहेंगे अच्छा ठीक है फिर ले ले जिससे लेता है। आपने लिख कर बताना है कि मैं यहाँ इस पैसे को 1-1 रुपए का हिसाब दोगे कहाँ यूज होगा, फिर जाके मिलेगा वो पैसा। यानी कि क्या कोई ऑपरेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन रिटेन अर्निंग में होती है। और हो कैसे ना, कंपनी ने खुद पैसा कमाया, अपने प्रॉफिट को जहां मर्जी यूज करो, कौन रोकने वाला आपको। मैंने कमाया प्रॉफिट, मैं जहां मर्जी इस्तेमाल करूं, कोई पूछेगा मुझसे कि कहां यूज करोगे इस पैसे को। बेटा बाकी सोर्स ऑफ फाइनेंस पूछते हैं, रिटेन अर्निंग में पूछा नहीं जा सकता। मैंने ना पहले दिन कहा था स्ट्रेंथ है वो नजर आएगी। क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है। फटाफट से बेटा अब ये पॉइंट कंफर्म कर दो मुझे थर्ड पॉइंट पढ़कर, ताकि मैं लिमिटेशन की तरफ प्रोसीड करूं। अब वो हो नहीं पाई लिमिटेशन आज चाह कर भी। चलो कोई नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, रखते हैं आज के लिए इतना ही है। बाय।